सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी वक्फ और संविधान के मुद्दे पर घिरी मोदी सरकार की। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई की। देखेंगे क्यों ईरान और इजरायल में सीज फायर पर मंडराया खतरा। कोलकाता केस में सीसीटीवी फुटेज से हुए खुलासे को जानेंगे। क्यों कोर्ट ने न्यूज चैनलों के खिलाफ एफआईआर का दिया आदेश। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे 1 जुलाई से होने वाले बड़े बदलावों को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पूरी रथ यात्रा में भगदड़ को राहुल और खड़गे ने बताया प्रशासन की लापरवाही का नतीजा। जांच की उठाई मांग। डीएम एसपी का ट्रांसफर और 2 पुलिसकर्मी निलंबित। सीएम मांझी ने मांगी माफी। मन की बात का 123वां एपिसोड। पीएम मोदी बोले इमरजेंसी में लोगों को प्रताड़ित किया गया। योग की भव्यता बढ़ती जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने विधायक कुंवर विजय प्रताप को 5 साल के लिए पार्टी से किया सस्पेंड। अनुशासनहीनता की वजह से हुआ एक्शन। अपनी ही सरकार पर खड़े किए थे सवाल। महाराष्ट्र में विपक्ष ने ठुकराया सरकार का न्योता। भ्रष्टाचार, जनविरोधी नीतियां और फंड का दुरुपयोग करने के लगाए आरोप। विधानसभा के मानसून सत्र में हंगामे के आसार। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। वक्फ कानून को रद्द करने की मांग तेज हो रही है। इसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शनों का सिलसिला भी तेज हो चुका है। पटना में इमारत शरिया की तरफ से बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें इस कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की गई। प्रदर्शन में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी शामिल हुए। तो प्रदर्शन में क्या कुछ हुआ विशेष, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के कोने कोने से आए मुसलमान ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इमारत शरिया ने इस प्रदर्शन का आयोजन किया है। तमाम सियासी दलों को भी आंदोलन से जुड़ने का न्योता दिया गया था। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो वक्फ कानून लागू नहीं होगा। तेजस्वी ने कहा कि वक्फ बिल के सहारे न सिर्फ वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने की तैयारी है, बल्कि मुसलमानों के साथ ही पिछड़ों और दलितों के मतदान अधिकार को भी छीनने की कोशिश की जा रही है। इस देश को बनाने में सभी धर्म के लोगों ने शहादत दी है। स्वतंत्रता की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सभी शामिल थे, लेकिन अब आपकी जमीन को छीना जा रहा है। देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग हैं। आज किस तरीके से हालात बने हैं, इस बिल का विरोध है और इस बिल का विरोध करना है। विरोध प्रदर्शन में बोलते हुए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर हमारा विरोध पूरी तरह से जायज है। आज तारीख ने हमें याद किया है। हमने मिलकर इस कानून का विरोध किया है क्योंकि ये मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला है। उन्होंने कहा कि कागज कभी समंदर को नहीं रोक पाया है और हम इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रही हैं। मुस्लिम संगठनों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी, उनका शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बिहार में चुनाव से पहले विपक्ष के हमलों से एनडीए बुरी तरह से घिर गया है, तो सवालों में चुनाव आयोग भी है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठा रहा है, चुनाव में धांधली की आशंका जता रहा है। ऐसे में अब चुनाव आयोग भी एक्शन में है। आयोग की तैयारियां बता रही हैं कि इस बार किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी, जिससे विपक्ष को मौका मिले। इसके लिए सबसे पहले मतदाता सूची पर फोकस किया जा रहा है। तो क्या है आयोग की तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। विपक्ष लगभग हर चुनाव में मतदाता सूची में घपले का आरोप लगाता है। खासकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने खुलकर इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी ने एपिक नंबर का मुद्दा उठाया, जिससे चुनाव आयोग बुरी तरह घिर गया। ऐसे में अब बिहार में इस तरह के कोई आरोप आयोग पर न लगे, इसके लिए भी आयोग सतर्क दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा ध्यान मतदाता सूची पर दिया जा रहा है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के वेरिफिकेशन को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक इसके लिए बिहार के पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस भेजे जा रहे हैं। वहीं बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में वर्तमान 7,89,69,844 मतदाताओं के लिए नए गणना फॉर्मों की छपाई और घर घर बांटने का काम शुरू हो चुका है। आयोग के मुताबिक वर्तमान मतदाताओं में से लगभग 4.96 करोड़ मतदाताओं के नाम पहले से 1 जनवरी 2023 की अंतिम गहन पुनरीक्षित मतदाता सूची में है। उन्हें केवल इसकी पुष्टि करनी है। ये अभियान 25 जून से 26 जुलाई तक चलेगा, जिसमें घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जा रहा है। मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में भाग नहीं लेने वाले बीएलओ पर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। ऐसे बीएलओ को चिन्हित किया जाएगा।
वहीं जिन मतदाताओं के पास औपचारिक जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, वे निवास और नागरिकता के प्रमाण के रूप में भूमि रिकॉर्ड, किराएदार बही खाते और संपत्ति के कागजात इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आयोग अपनी तरफ से किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। देश की सियासत में बिहार चुनाव का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो चर्चा में ईरान इजरायल भी बने हुए हैं। ईरान इजरायल में जंग भले ही थम गई है, लेकिन ये आशंका जताई जा रही है कि कभी भी जंग फिर शुरू हो सकती है। इजरायल अमेरिका का कहना है कि अगर ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम दोबारा शुरू किया तो हम हमला करेंगे, और अब खबर आ रही है कि ईरान इसकी तैयारी भी कर चुका है। तो क्या टूट जाएगा सीज फायर? देखिए ये रिपोर्ट। ईरान और इजरायल में कभी भी जंग दोबारा शुरू हो सकती है और इस बार अमेरिका भी पीछे नहीं रहेगा। इस बात की आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि ईरान एक बार फिर अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को शुरू करने की तैयारी में है। सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात की जानकारी सामने आई है कि सीज़फायर के 3 दिन बाद ही ईरान ने अपने 3 अंडरग्राउंड एटमी सेंटर फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर का एंट्री गेट खुल गया है और ईरान ने साफ कर दिया है कि अब वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA से भी संबंध तोड़ रहा है। यानी ईरान के परमाणु केंद्रों में क्या हो रहा है, अब इसकी जानकारी किसी को नहीं मिलेगी। ऐसे में अगर ईरान परमाणु बम बना भी लेता है तो दुनिया को कानों कान खबर तक नहीं लगेगी। इसे लेकर ही अमेरिका और इजरायल चिंतित है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा, बिना किसी शक और सवाल के हम ईरान पर हमला करेंगे। हालांकि इससे पहले तक ट्रंप यही दावा कर रहे थे कि अमेरिकी हमलों में ईरान परमाणु केंद्र ध्वस्त हो गया है, अब वो इसे शुरू कर नहीं पाएगा। लेकिन उनके दावे की पोल IAEA के महानिदेशक राफाएल ग्रोसी ने खोल दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास कुछ महीनों के अंदर ही फिर से यूरेनियम संवर्धन शुरू करने की क्षमता है। यानी इजरायल और अमेरिका के हमले पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। इस बीच दुनिया भर के मीडिया की हेडलाइंस में ईरानी सैन्य कमांडरों और वैज्ञानिकों का अंतिम संस्कार छाया रहा। बीते दिन तेहरान की सड़कों पर जंग में शहीदों के अंतिम संस्कार के लिए सैकड़ों की भीड़ उमड़ी, जिसे इस बात का संकेत माना जा रहा है कि ईरानी लोग न केवल हमेशा आक्रमणकारियों के खिलाफ डटकर खड़े रहेंगे, बल्कि अपने शहीदों, महान कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों के बलिदान को भी हमेशा याद रखेंगे। लेकर पूरी दुनिया चिंतित है कि कहीं फिर जंग शुरू ना हो जाए। तो चिंता महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी जताई जा रही है। कोलकाता के लॉ कॉलेज में हुई शोषण की घटना ने सबको झकझोर के रख दिया है और राजनीति को भी गरमा दिया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस लगातार इस मामले की जांच में लगी हुई है और अब उसके हाथ बड़ी सफलता लगी है। इसी बीच सत्ताधारी TMC भी अब सक्रिय हो गई है। तो क्या है पूरा मामला और अब तक जांच में क्या कुछ आया सामने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कोलकाता में 1 साल के अंदर हुए महिला उत्पीड़न के एक और मामले ने सत्ताधारी TMC के लिए चुनाव से पहले मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में अब TMC हाईकमान अपने किसी भी नेता की गलती पर पर्दा डालती दिखाई नहीं दे रही है। इसी के चलते TMC विधायक मदन मित्रा के विवादित बयान को पार्टी नेतृत्व ने गंभीरता से लेते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। इसके अलावा सांसद कल्याण बनर्जी के बयान से भी पार्टी ने किनारा कर लिया है और उसे उनका निजी बयान बता दिया है। वहीं दूसरी तरफ TMC सांसद महुआ मोइत्रा भी बेहद नाराज नजर आ रही हैं। इसके अलावा पुलिस जांच की बात करें तो कोलकाता की लॉ छात्रा के शोषण मामले में CCTV फुटेज को पुलिस ने जब्त कर लिया है। कहा जा रहा है कि इसमें छात्रा के साथ बदसलूकी कैद हो गई है। कॉलेज के CCTV में 25 जून की दोपहर 3:30 बजे से रात 10:50 तक करीब 7 घंटे की फुटेज है। एक जांच अधिकारी ने बताया कि CCTV में पीड़ित छात्रा को गार्ड के कमरे में जबरदस्ती ले जाने की घटना कैद हो गई है। इससे छात्रा की लिखित शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है। मामले में अब तक कुल 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस ने ग्राउंड फ्लोर के 2 कमरे सील कर दिए हैं, यानी पुलिस गंभीरता से जांच में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ TMC आलाकमान एक्शन मोड में है, जो पार्टी नेताओं पर लगाम लगाने में लगा हुआ है। इस घटना ने ममता सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। तो सवाल दिल्ली की बीजेपी सरकार पर भी उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में झुग्गियों के खिलाफ चल रहे एक्शन को देखते हुए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर दिल्ली को बर्बाद करने का आरोप लगाया और मोदी की गारंटी को फर्जी बताया। तो क्या कुछ कहा केजरीवाल ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के कई इलाकों में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन चल रहा है। बीजेपी सरकार झुग्गियों पर बुलडोजर चला रही है, जिसके बाद से लोगों में आक्रोश है और अब बीजेपी के इस कदम का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है। सरकार के खिलाफ आप ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में झुग्गियों को तोड़े जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर घर रोजगार बचाओ आंदोलन का आयोजन किया। इसमें पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेता शामिल हुए। साथ ही पूरी दिल्ली से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को बुलाया गया।
आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने लोगों को गुमराह किया और सत्ता में आने के बाद झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, जिससे हजारों लोग बेघर हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी सरकार ने झुग्गियां तोड़कर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। जो झुग्गी में रहते हैं वो आसपास ही नौकरी करते हैं, लेकिन झुग्गी टूटने से रोजगार चला जाता है। इन्होंने एक तरह से आपको खोलते हुए तेल में डाल दिया है। चुनाव के वक्त पीएम मोदी ने कहा था कि जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन उसका मतलब ये था कि जहां झुग्गी वहां मैदान। मोदी की गारंटी फर्जी और नकली है, मोदी की गारंटी झूठी है। चुनाव से पहले इनके नेता आपके घरों में आकर सोते थे। मैंने कहा था कि इनके नेता आपकी झुग्गियां देखने के लिए आ रहे हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली में 40 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं, सब लोग जमा हो जाओ। जिस दिन आप सड़क पर आ गए तो इनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार को सीधी चेतावनी दे दी है, तो फटकार न्यूज चैनलों को भी लगी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक अदालत ने कुछ न्यूज चैनलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। मामला है एक साधारण मदरसा शिक्षक की जान जाने का। इस शिक्षक को कुछ चैनलों ने गलती से लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी बता दिया, जिसे लेकर बवाल मच गया और अब कोर्ट का यह आदेश आया है। तो कौन है ये शिक्षक और क्यों न्यूज चैनलों ने इस शिक्षक को बताया आतंकवादी? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक साधारण मदरसा टीचर मोहम्मद इकबाल की जान जाने की घटना ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, जब कुछ न्यूज चैनलों ने उन्हें गलत तरीके से लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी बता दिया। इकबाल, जो पुंछ के कारी मोहल्ले में रहने वाले 55 साल के मदरसा शिक्षक थे, दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने 26 भारतीयों की जान ले ली, जिसके बाद भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में बने 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। इसके बाद दोनों ही देशों के बीच सैन्य टकराव शुरू हो गया। इसी दौरान पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में मदरसा टीचर मोहम्मद इकबाल की जान चली गई। लेकिन कुछ न्यूज चैनलों ने इकबाल को पीओके के कोटली में मारा गया लश्कर आतंकी बताकर उसके परिवार को सदमे में डाल दिया। पुंछ पुलिस ने तुरंत स्पष्टीकरण जारी कर चैनलों और सोशल मीडिया को गलत खबरें न फैलाने की चेतावनी दी। इकबाल के परिवार ने चैनलों को कानूनी नोटिस भेजकर 5-5 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा। पुंछ के उप न्यायाधीश सजफीक अहमद ने कहा कि चैनलों ने बाद में माफी मांगी, लेकिन गलती सुधर नहीं सकती। जज ने कहा कि इस मामले में स्थानीय धार्मिक मदरसे के शिक्षक को बिना किसी वेरिफिकेशन के पाकिस्तानी आतंकवादी बताने को केवल पत्रकारिता की गलती नहीं कहा जा सकता। इस तरह का व्यवहार मानहानि के जैसा है। इससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है। जान गंवाने वाला शख्स और वो जिस संस्थान में था, उन दोनों की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। उन्होंने पुलिस को बीएनएस 2023 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। जज ने जोड़ा कि प्रेस की आजादी संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जरूरी है, लेकिन आर्टिकल 19(2) के तहत इसकी सीमाएं भी हैं। अदालत के इस फैसले को गलत और भ्रामक खबरों के खिलाफ एक बड़े और सराहनीय कदम के तौर पर देखा जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे 1 जुलाई से होने वाले बड़े बदलावों को। तो 1 जुलाई से कई तरह के बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव पैसे और सेवाओं से जुड़े हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। ये बदलाव बैंक, रेलवे, क्रेडिट जैसी चीजों से जुड़े हैं। तो 1 जुलाई से ऐसे कौन से बदलाव होने जा रहे हैं जिसका सीधा पड़ने वाला है आम जनता पर असर? जानेंगे इस रिपोर्ट में। 1 जुलाई से ऐसे कई बदलाव होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। दरअसल जुलाई का महीना बैंक ग्राहकों, ट्रेन यात्रियों, क्रेडिट कार्ड होल्डर्स और बाकी के लिए कुछ अहम बदलाव लेकर आ रहा है। ये बदलाव पैसे और सेवाओं से जुड़े हैं, जैसे एक्सिस बैंक के नए नियम। एक्सिस बैंक ने बचत खातों और ट्रस्ट खातों के लिए फीस में बदलाव किया है। 1 जुलाई 2025 से एटीएम से मुफ्त सीमा से ज्यादा पैसे निकालने या बैलेंस चेक करने पर चार्ज 21 रुपए से बढ़कर 23 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन होगा। यह बदलाव सभी बचत, एमआरआई और ट्रस्ट खाता धारकों पर लागू होगा। तत्काल टिकट के लिए आधार जरूरी। 1 जुलाई 2025 से आईआरसीटीसी के जरिए तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। आधार नंबर को आईआरसीटीसी प्रोफाइल से लिंक और वेरीफाई करना होगा। 15 जुलाई से ओटीपी वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा। पहले 30 मिनट तक एजेंट टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। आईसीआईसीआई बैंक के सर्विस चार्ज में बदलाव। आईसीआईसीआई बैंक ने डिमांड ड्राफ्ट, एटीएम ट्रांजैक्शन, कैश जमा निकासी और डेबिट कार्ड फीस में बदलाव किया है। ये नए चार्ज 1 जुलाई 2025 से लागू होंगे, जिससे ग्राहकों को ज्यादा शुल्क देना होगा। छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर। सरकार जुलाई-सितंबर 2025 के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें तय करेगी। नई दरें 30 जून तक घोषित होंगी। क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव। एसबीआई, एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक ने क्रेडिट कार्ड नियम बदले हैं।
SBI कार्ड पर मुफ्त हवाई दुर्घटना बीमा बंद होगा। HDFC ने नए शुल्क और रिवॉर्ड पॉइंट की सीमा लागू की है। कोटक मिंत्रा कार्ड को लीग कार्ड से बदलेगा। इन बदलावों से अगर आपके रूटीन या जेब पर भी असर पड़ रहा है तो वक्त रहते इन बदलावों के लिए अपनी तैयारी पूरी रखें।